देख V1 CM V2 CM दोनों कैसा आ गया, सेम आ गया मिस। हाँ, तो VCM में लिख सकता हूँ, क्या आएगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। तो लैम्बडा 1 CM लिख, जिन्होंने ऑप्शन बनाया है उसमें उन्होंने लैम्बडा CM लिखा है, यानी कि दोनों की सेम मिल रही है। इतना तो पता चल रहा है ना, दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ इंडिविजुअल अलग अलग है युग। આની h/mv1 છે ને આની h/mv2 છે, बट दोनों की सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में स्पीड क्या है, सेम है। अरे यार, तो लेमड़ा CM h/√v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 बाहर है। हाँ, चलो 2h ऐसा लिख लेता हूँ। अनन्या V1 स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिख ले तू। देख V1 स्क्वायर h/m लैम्बडा 1, तो तू ऐसा ही लिखेगी ना मिस, m लैम्बडा 1 स्क्वायर, फिर h स्क्वायर क्या आएगा, कुछ मैंने गलत लिखा हुआ, लैम्बडा CM डेट इज इक्वल टू h/mv। m यहाँ पे छूट गया है, देखो ला यार, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा, h/p आता है ना। तो लैम्बडा CM मतलब क्या, h/mv, v क्या √v1 स्क्वायर बाई प्लस v2 स्क्वायर बाई 2, तो बगड़ा ऊपर चला जाएगा। चलो, तो यहाँ पे m वो वाली वैल्यू लिखो, h स्क्वायर m स्क्वायर लैम्बडा 1 स्क्वायर h स्क्वायर लैम्बडा 2 स्क्वायर। अनिशा h स्क्वायर बाहर आ जाएगा, h कट हो जाएंगे, m स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कट हो जाएंगे, ये लैम्बडा 1 स्क्वायर प्लस लैम्बडा 2 स्क्वायर रह जाएगा। और नीचे जो लैम्बडा 1 स्क्वायर लैम्बडा 2 स्क्वायर है ना, हाँ, डिनोमिनेटर में वो ऐसा हो जाएगा, 2 लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 1 स्क्वायर लैम्बडा 2 स्क्वायर। अगर दिक्कत हो तो दूसरे पेज पे कर दूँ, सिम्प्लिफिकेशन आता है, આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરી અને આ બધી વેલ્યુ લીધી કઈ, લેમડા 1 h/mv1, तो v1 ने सब्जेक्ट बनावे, इस तरीके से वो किया जाता है। चलो પછી अच्छा, मैं ये जगह आती जी है, ખબર પડશે, લખતો નથી, ચાલશે। પાર્ટિકલ A ઓફ માસ ma, આ એ બહુ સારો પ્રોબ્લેમ હતો। પાર્ટિકલ ઓફ A ઓફ માસ ma m/2, ફરી પાછા ભાઈ નીટની અંદર ડાયરેક્ટ પૂછાય એવું નથી હોતું, એ લોકો આવી રીતના થોડું ટ્વિસ્ટ કરીને આપે। particle A of mass ma m/2 moving along x-axis with velocity v0 collides elastically with another particle B at rest having mass mb m/3। तो आपको ऐसा बताया गया है, दो पार्टिकल है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ma m/2 है, mb m/3 है। इनिशियली इसकी स्पीड vo है और इसकी स्पीड vo भी 0 है। आफ्टर कोलिजन क्या है, ઇલાસ્ટિક કોલિઝન है, तो इनिशियली આવું આપેલું છે,
finally another particle be at rest having mass 3 if both particles move along the x-axis after the collision. मतलब कि 1D collision है. The change delta lambda in d Broglie wavelength of particle A, खाली particle A ની d Broglie wavelength. તો ચાલો લેમ્બડા 0a આ ઇનિશિયલ લક્ષા બોલતો લેમ્બડા 0a એટલે h અપોન mv m/2 v0 2h અપોન mv0 બરાબર લખ્યું છે આ ઇનિશિયલ. હવે આફ્ટર કોલિઝન શું થાય એ અને બીનું શું થાય? કયું કોલિઝન कीधु? इलास्टिक. वो फॉर्मूला मैंने रट्टा मरवाए थे, वो याद है? कौन याद है? इसकी वेलोसिटी v1 डैश लिखी थी हमने, v2 डैश, ये इसकी v2, ये v1. क्या लिखा था? v2 डैश दैट इज, सॉरी हमें तो फाइंड करना है v1 डैश. बोल तमीज. अच्छा m1 माइनस ई m2, m1 यानी m/2 माइनस ई એટલે ઇલાસ્ટિક કોલિઝન છે 1, m1 માઇનસ m2 v1 એટલે v0 અપોન m1 પ્લસ m2 પ્લસ v2 तो 0 જ છે, નહીં લખવા. मालूम है ना वो फॉर्मूला? लखजो बड़ा फॉर्मूला लखीने लखवाना होय. હવે તો ખાસ લખવાની છે. હવે જેટલું બને ને એમ રોજ એક પેન પૂરી થઈ જ જોઈ જોઈએ, એટલે આમ નહીં એમ ગજવામાં છલકાઈ જતી. હા, પેન હાથે જ રાખવા એટલે ઊંઘ ન આવે, બીજા વિચારો ન આવે. ચાલો m/6 5m/6 तो ये आ जाएगा v0/5. सही है. चलो तो अब लेमड़ा ए h अपॉन mv तो मीन्स अनन्य 10h अपॉन mv0, 10h अपॉन mv0 देख, लेकिन 2h अपॉन mv0 यानी क्या है? लेमड़ा 0 है. तो आप ऐसा भी लिख सकते हो 5 2h अपॉन mv0, 5 लेमड़ा 0 है, और लेमड़ा 0 ए को उन्होंने लिखा हुआ है लेमड़ा 0. देखना कहीं पे लिखा हुआ है इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ बिफोर कोलिजन. तो बिफोर कोलिजन की जो थी ना उसे क्या लिखा गया है? तो 2h अपॉन mv0 यानी लेमड़ा 0. चलो तो डेल्टा लेमड़ा डेट इज लेमड़ा ए माइनस लेमड़ा 0. ચાલો તો ભાઈ આપણે એવું છે આ બધી કેવી એપ્લિકેશન ખબર તમને? હવે આની અંદર કોલિઝન આવડતું હોવું જોઈએ, કોલિઝનના ફોર્મ્યુલા. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. वन इज, अच्छा ये तो બધું આવે. एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन सप्रेस्ड बाय अप्लाइंग अ सफिशिएंटली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल टू द फोटो एमिसिव सब्सटेंस. इसका मतलब क्या होता है? सप्रेस्ड का मीनिंग क्या होता है? बंद करना, अटकाव. ऐसा ही होता है ना मिस? भट्टी सर के स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं? सप्रेस करो એટલે ડામી દેવું, ઉગતા ડામી દેવું, એનો મિનિંગ આવો થાય કે અંગ્રેજોએ
વંદે માતરમ ગીત કોઈ ગાता है એટલે મોઢામાં ચીપીઓ મૂકી દેता है, चल बंद था है। तो यहाँ पे क्या होता है पता है, ये गलत उन्होंने दिया हुआ है। पहले तो जब आप यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इंसिडेंट करोगे, જેવું તમે પ્રકાશનું કિરણ આપાત કરો ને તન્વી, એટલે નિયમ મુજબ ઇલેક્ટ્રોન ઇન્સિડન્ટ થાય ને થાય। હવે જો તમારે બધા ઇલેક્ટ્રોનને એનોડ પર લઈ જવા હોય તો એનોડને પોઝિટિવે રાખવાનો, કોની રિસ્પેક્ટમાં? કેથોડની રિસ્પેક્ટ, એટલે બધા જવાના। ભાઈએ શું કીધું છે કે એમિશન ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी, ऐसा हो सकता है, सप्रेस बाय अप्लाइंग अ सफिशिएंटली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ये नेगेटिव पोटेंशियल टू द फोटो एमिसिव सब्सटेंस, यानी कैथोड पे नेगेटिव पोटेंशियल रख के आप इसे अटका सकते हो। सो वो अटकी सके? न अटकी सके, क्यारे नहीं, तो निकलवाना है। दूसरा, a negative electric potential which stops the emission of electron from surface of a photoemissive substance where is linearly with frequency of incident radiation। अब यहाँ पे गलती क्या की है पता है? गलती भी नहीं, पहला तो गलत ही है। और a negative electric potential which stops the emission of electrons from the surface of photoemissive substance, वो स्टॉप नहीं करेगा, एमिशन को स्टॉप नहीं करेगा। एस से सी मैंने उस टाइम पढ़ाया था, सी से कैथोड से एनोड पे जाते हुए इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करेगा। तो उस बार क्या होगा, जो भी आएंगे ना वो बाहर चले जाएंगे, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप करेंगे नहीं। बाकी लाइट अपना काम करेगी, लाइट क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलेगी, लेकिन ये नहीं जाएंगे। तो दूसरा भी गलत है। तो मैंने खुद ही कल डाउट लिखा हुआ था, वो दिशा में चेक करना बाकी था। बाकी ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। अब उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक की है क्या, फिर ऑप्शन में कुछ गलत है, वो मैं देख के आपको बता दूंगा। लेकिन मैंने ऐसा भी पढ़ाया था कि एक्चुअली स्टॉपिंग पोटेंशियलનો મિનિંગ શું એ તમને કહું। ક્યારે? જ્યારે ખાલી કંડક્ટર હોય ત્યારે, એકલો કંડક્ટર હોય ત્યારે। આપણે ચેપ્ટર નંબર 2 કેપેસિટર જ્યારે મેં ભણાવેલું ત્યારે ખબર સિંગલ સ્ફિયરને બહુ આપણે મનાવતા હતા કે ભાઈ તું ચાર્જ એક્યુમ્યુલેટ કર 100 કુલમ 100 કુલમ। હવે એકચ્યુઅલી કોઈ સરફેસ પર પોઝિટિવ ચાર્જ મૂકવો એટલે શું કરવું? ચીપીઓ લેવાનો, પોઝિટિવ ચાર્જ લઈને મૂકી દેવાનો, આવું? હા, દર્શનભાઈનો યજ્ઞ છે કે આહુતિ આપણે મૂકી દો, એવું નથી ભાઈ। આમ થોડું મૂકવાનું, એમાંથી ઇલેક્ટ્રોનને બહાર કાઢવાનું। હવે ઇલેક્ટ્રોનને બહાર કાઢવાની ઘણી બધી મેથડ છે, એમાંની એક મેથડ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि नहीं? जैसे ही मैंने यूवी लाइट, सपोज ये जिंक का स्फीयर है, मैंने यूवी लाइट इंसिडेंस की तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो बोलो ये सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज ऐसे बिल्टअप होगा। नहीं सर कि ये पॉजिटिव चार्ज जमा होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता जाएगा और पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज हो। ये फील्ड क्या करेगा, जो एमिट होते हुए इलेक्ट्रॉन है ना उसे रोकने की ट्राई करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये जो अब जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन, उसे ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ऐसा होते 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 मैंने उस टाइम बोला था 50 वोल्ट, घर का एग्जाम्पल था। 50 वोल्ट यानी ऐसा नहीं कि हर बार 50 वोल्ट, सपोज ऐसा एक पोटेंशियल आया 50 वोल्ट, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, अब वो जो इलेक्ट्रॉन चाह के भी बाहर नहीं निकल सकते।
यूवी लाइट आएगी, बोलेगी चल भाई बाहर आ, तो फिर भी वो बाहर नहीं आएगी, क्योंकि वो फील्ड ही आने नहीं देगा। ये पोटेंशियल जो डेवलप हुआ है वो ही उसको बाहर आने नहीं देगा। इस वजह से इसे भी स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है। तो पुराने सिलेबस में क्वेश्चन था, जूना सिलेबस में क्वेश्चन હતો કે એક ઝિંકનો આવો ગોળો હતો, એની પર 12 એંગસ્ટ્રોમ વેવલેન્થવાળું વેવ ઇન્સિડન્ટ કરેલું હતું। तो फाइंड इट स्टॉपिंग पोटेंशियल है कुछ नहीं, वर्क फंक्शन भी दिया हुआ था। तो वो तो यही ऐसे ही करना था, एच एफ माइनस 5 एच सी बाई लेमड़ा 0 सॉरी लेमड़ा माइनस 5 अब V0 को आपको फाइंड करना था। लेकिन मैंने उस टाइम बताया ये V0 ही उसका वो कैरेक्टरिस्टिक पोटेंशियल होता है जो फर्दर इलेक्ट्रॉन को बाहर आने से या फिर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज को एक्यूमुलेट होने से रोकता। वो जो मैंने बात की थी ना कैरेक्टरिस्टिक पोटेंशियल, गुजराती वाला लाक्षणिक स्थिति तो आज के जे एक वैल्यू पछी इलेक्ट्रॉन ने बहार આવવાની પરમિશન આપતું નથી। તો થોડું સમજજો યાર। હા, આ લોકો ટેકનિકલ ટર્મિનોલોજી આવી રીતે વાપરીને પણ પૂછે। फिर ये एक डाउट था उन लोगों का, इससे पहले मेरा भी एक डाउट था। वो मॉड्यूल में भाई काले आ लोग होदीन થાય क्या शू मॉड्यूल में वो कोई क्वेश्चन है कि एक फोटो सेल आ सोर्स है, सोर्स અને અહીંયા ફોટો સેલ છે। જ્યારે આ બે વચ્ચેનો ડિસ્ટન્સ કંઈક હોય ડી, ત્યારે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક કરંટ 2 एम्पियर मिलेगा। जब ये सोर्स और फोटो सेल का डिस्टेंस D/3 हो जाएगा, कितना करंट मिलेगा? पलक मालूम है तेरे को कोई रिलेशन है ऐसा? बोल बोल ले, हाउ क्लेवर यू आर। एडवांस में निकलू ले, मैं कीधु मैं मॉड्यूल में जोयु छे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे क्या था, जो ये इंटेंसिटी है ना, इंटेंसिटी जैसे ये दूर जाएगा तो एरिया बढ़ता जाएगा, इंटेंसिटी कम होती जाएगी। अब आपको मालूम है इंटेंसिटी तीव्रता एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, एनर्जी अपॉन एरिया πr² टाइम। तो लक्ष्य एनर्जी तो सेम ही रहेगी, जो एनर्जी यहाँ पे आ रही थी वही एनर्जी यहाँ पे भी आएगी, टाइम सेम है लेकिन एरिया बढ़ जाता है। देखो ये सर्कल है, सर्कल में एरिया, फोटो सेल इज ए सरफेस, यहाँ पे 4πr² हम नहीं लिख सकते, वो सरफेस पे जाता है। तो I इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सही है। अब देखो देखो देखो, यहाँ पे मैंने tan थीटा स्मॉल r और ये डिस्टेंस लिया, तो tan थीटा स्मॉल r अपॉन d। युगला जब हम दूर जाएंगे बेटा तो r चेंज होगा, d भी चेंज होगा, लेकिन थीटा चेंज नहीं होगा। तो tan थीटा तो कांस्टेंट है यार, तो r इज प्रोपोर्शनल टू लक्ष्य d आ जाएगा। तो तू क्या लिखेगी? I करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। r इज प्रोपोर्शनल टू d है ना, इस वजह से मैंने ये वाला करवाया। हाँ, ये वाला प्रॉब्लम आता है। लोग क्या करते हैं पता है, I इज प्रोपोर्शनल टू, वो फिर भी वो कर सकते हैं ऐसा, वो स्फीयर लेंगे, ऐसा भी वो कर सकते हैं। चलो सही है।
तो ये मैं भेज देता हूँ। चलो, एटम्स में पहले 3 ऐसे वो प्रस्तावना थी ऐसे कि उस टाइम लोग क्या जानते थे पता है? एटम के डिवीज़न नहीं हो सकता, पहले ऐसा माना जाता था, एटम ही लास्ट है। फिर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए डिस्चार्ज ट्यूब के, जहाँ पे हाइड्रोजन गैस को एक ट्यूब में रखा जाता था, फिर उसे एक्साइट किया जाता था हायर पोटेंशियल से, तो उसमें से लाइट बाहर आती थी। तो पता चला कि एटम के अंदर भी कुछ होना चाहिए। फिर पता चला, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, पता चला एटम में जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और वहाँ पे दिक्कत वाली बात ये थी कि एटम की जो एनर्जी थी, एनर्जी को कंटिन्यूस माना जाता था। वो लास्ट में मैंने काफ़ी कंटिन्यूस डिस्क्रीट पढ़ाया था, वो पढ़ाया था ना कब? वेव ड्यूअल नेचर में ही पढ़ाया था ना वो, कि पार्टिकल नेचर यानी डिस्क्रीट, छूटी छूटी एनर्जी આવે, અને વેવ એટલે કન્ટિન્યુઅસ। तो अनन्या उस टाइम क्या था पता है मिस? उस टाइम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का स्टडी हुआ था, और ये वाली जो वेवलेंथ आती थी ना, ये एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन था। ये क्या था? ऐसी एक सीरीज, वो याद है ना आपको? कौन सी सीरीज थी? लो बापा ब्रेड, लाइमन बामर पाशन ब्रैकेट और फुंड, इतनी सीरीज मिल रही थी। ये मिल रही थी अल्ट्रा वायलेट में, ये थी विजिबल में, बाकी की तीनों थी इंफ्रारेड। और इसमें जान के आपको अच्छा लगेगा, जो बामर सीरीज थी ना, जॉन जैकब बामर ने वो फाइंड की थी, उसमें जो पहली वेवलेंथ थी, इसको अल्फा बोला जाता है, वो 6563 एंगस्ट्रॉम की थी। अब दूसरी जो थी ना, दूसरी यानी कि बामर सीरीज कैसे लिखी जाती है? युग बामर सीरीज कैसे लिखी जाती है? 1/λ/r 1/2² 1/n²। इसमें n = 3 लिखेगा ना बेटा, तो 6563, और n = 4 लिखेगा ना, 4861 एंगस्ट्रॉम। इसके बीच में कोई भी वेवलेंथ आती नहीं थी। अब ऐसा कैसे हो सकता है? एटम अगर एनर्जी गेन करता है वो भी कंटिन्यूस, और छोड़ता है वो भी कंटिन्यूस। ऐसे एनर्जी रिलीज़ की फिर बाद में ऐसा होता ही नहीं था। तो ये दिमाग का दही कर रहा था। कौन? डिस्क्रीट वेवलेंथ्स। डिस्क्रीट मतलब छूटी छूटी જે વેવલેન્થ, જે આમાં કહેવા હું માગે ખબર? કે બધી કન્ટિન્યુઅસ ફોર્મમાં જ આવવી જોઈએ, આમ આવે પછી આના પછી આ જ આવે, એવું બધું ન હોવું જોઈએ। એટલે લોકોને આ પ્રોબ્લેમ હતો। બીજું, એટમ્સમાં જેટલો પોઝિટિવ એટલો જ નેગેટિવ ચાર્જ કેવી રીતે રહેલો હશે? એકદમ ટૂંકમાં તમને કહી દઉં કે જેથી જે હું અત્યારે શું, અમારે પેલા એઆર આવે પછી મલ્ટી કરેક્ટ આવે। આ જ્યારે હું ભણાવતો હોઉં ને, એટલે બધા મને એ યાદ હોય, મેં કરાવ્યા એટલે, તો એના કોન્ટેક્સમાં જ બોલું છું। તો સૌથી પહેલાં આમાં પણ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા આવી। જે રીતે મેક્સવેલ ગુરુ હતા, કોના? હર્ઝના। એને સાચા સાબિત કરવા માટે હર્ઝે એક્સપેરિમેન્ટ કર્યા, અને 32 યર્સ પછી કીધું કે મારા ગુરુદેવ સાચા છે। તેમ અહીંયા પણ गुरु शिष्य की परंपरा। थॉमसन ने आपको पता है इलेक्ट्रॉन खोज निकाला, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर उन्होंने कहा कि कैसे एटम बना हुआ होगा, तो उन्होंने क्या एज्यूम किया? पूरे एटम में जैसे तरबूज, वाटरमेलन, जैसे वो जो पॉजिटिव चार्ज, उसमें जो
રેડ પલ્પ હોતા લાલ ગર્ભ હોય ભાઈ, એ રીતે એ બધો પોઝિટિવ ચાર્જ કન્ટિન્યુઅસ મેનરમાં રહેલો છે. અને ઇલેક્ટ્રોન લાઈક સીડ્સ, આખો સિસ્ટમ બેલેન્સમાં રહે ને, ઇક્વિલિબ્રિયમમાં રહે તે રીતે અલગ અલગ જગ્યાએ રહેલા હોય કે જેથી આ ઇલેક્ટ્રોન આજુબાજુના પોઝિટિવને એટ્રેક્ટ કર્યા કરે, આ આજુબાજુનાને એટ્रैक्ट કર્યા करे कि जिससे कोई छटकीन जाए नहीं, ऐसा उन्होंने एज्यूम किया. गलती ये थी कि आपने फर्स्ट चैप्टर में ऐसे काफ़ी सारे MCQ पढ़े कि सपोज कर लो ये प्लस क्यू चार्ज, ये भी प्लस क्यू चार्ज और बीच में मैंने माइनस क्यू लिखा. हाँ, तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा. देखो बीच वाला भी इक्विलिब्रियम में, जितना ये उसको खींचेगा ये भी उतना ही खींचेगा. ये हमारा डिस्टेंस R/2. तो इसके नेट फोर्स 0. चलो क्यू का वैल्यू एडजस्ट करके आपको ए बी MCQ मैंने पढ़ाया था कि माइनस क्यू प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, प्लस क्यू को रिपेल करेगा. तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है क्या हो सकता है कि ये भी इक्विलिब्रियम में हो, ये भी इक्विलिब्रियम में हो. तो ऐसा इक्विलिब्रियम हो तो सकता है, लेकिन एट टेम्परेचर ये सभी जो पार्टिकल है ना वो वाइब्रेशनल मोशन करते हैं. जैसे ये थोड़ा सा दूर हुआ, जैसे ही बीच वाला इधर राइट हैंड साइड गया या लेफ्ट हैंड साइड गया, अगर ये राइट हैंड साइड गया तो इसका अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, इसका कम हो जाएगा, ये मिलने चला जाएगा किसको, प्लस क्यू को. तो वो इक्विलिब्रियम में रहेगा नहीं. तो थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल क्यों फेल हुआ, तो मैंने सिर्फ रीज़न लिखा हुआ. कॉज ऑफ फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल, ड्यू टू ओनली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिस्टम ऑफ चार्जेस कैन नॉट गेट स्टेबल इक्विलिब्रियम. स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकते. हाँ, ગુજરાતીમાં લખ્યું છે માત્ર સ્થિત વિદ્યુતીય બળોની હાજરીમાં તંત્ર ક્યારે પણ સ્થિર સંતુલનમાં રહી શકે નહીં. लेकिन इतने में उन्होंने एटम का साइज नाप लिया. एटम का साइज क्या था, 1 एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर. एटमનું ડાયામીટર, એનો વ્યાસ 10⁻⁻10 મીટર. આ એણે એક્યુરેટલી મેઝર કર્યું. થોમ્સન ફેલ ગયા. પોતાના ગુરુ ફેલ થાય એ કોઈને ન ગમે, એટલે રુથરફોર્ડને બળતરા. ભક્તિભાવવાળો માણસ હતો. संस्कृत वाँचता वाँचता इन्हें खबर पड़ी, ब्रह्मांडे पिंडे पिंडे ब्रह्मांड, ऐसा श्लोक है. जो ब्रह्मांड में व्याप्त है वो इतने कण कण में भी व्याप्त है. अब ब्रह्मांड में क्या है, उसने देखा कि सूरज की चारों ओर अर्थ समेत सभी ग्रह उपग्रह क्या कर रहे हैं, कक्षा में घूम रहे हैं, ऑर्बिट में घूम रहे हैं. तो उसने सोचा यहाँ पे भी ऐसा होगा. सन क्यों घुमा रहा है सबको, सन का मास सबसे ज़्यादा है. तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ये पूरा पॉजिटिव चार्ज, ऑलमोस्ट टोटल मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट एट द सेंटर ऑफ द एटम, और इलेक्ट्रॉन उसके आजू बाजू ऑर्बिटल मोशन कर रहे होंगे. इतना समझा कि उन्होंने एनर्जी के फॉर्मूलाज भी डिराइव किए, लेकिन फेलर है. फेलर किस वजह से है, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन ऐसे सर्कल में घूम रहे हैं. अब सर्कुलर मोशन इज़ अ एक्सीलरेटेड मोशन, और जब एक्सीलरेशन करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन, तो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन होगा. और सेकंड चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि एक्सीलरेटेड चार्ज कैन प्रोड्यूस EM वेव्स. तो सर्कल में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, EM वेव्स प्रोड्यूस करेगा. जैसे ही EM वेव्स यहाँ से बाहर निकलेंगे, EM वेव्स ऐसे बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी गंवाता रहेगा. कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ सर्कुलर पाथ वो ऐसे
स्पाइरल पाथ पे घूमेगा। कौन सा? स्पाइरल, कमानाकार पाथ पर जाओ और लास्ट में कहाँ पे समा जाएगा? न्यूक्लियस के अंदर समा जाएगा। यहाँ पे भी स्टेबिलिटी का इश्यू हुआ। एक्चुअली उन्होंने ऐसा मॉडल इस वजह से सोचा था और उसका प्रूफ भी मिला। किस वजह से? कि उसको एक्सपेरिमेंट करना था जिसमें उसका एजम्पशन सही हो सके कि अगर पूरा मास ऑफ एटम कंसंट्रेट एट द सेंटर ऑफ द एटम विच इज़ नोन एज न्यूक्लियस। ન્યુક્લિયસના નામે ઓળખાતા કેન્દ્રમાં જો બધું દળ રહેલું હોય, બધો પોઝિટિવ ચાર્જ રહેલો, તો હું જો કંઈક રીતે આની પર કોઈ ચાર્જને ઇન્સિડન્સ આપું, કોઈ ચાર્જને આની તરફ અનન્ય મોકલું, तो एने बोलो कोनो सामना करवो पड़े, किसका सामना करना पड़ेगा? रिपल्सिव फोर्स का, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, ये वाला भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव को अगर रिपेल करेगा तो हमारा जो ये पॉजिटिव चार्ज है आगे बढ़ता हुआ उसकी काइनेटिक एनर्जी गवाएगा। गवाते 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 कोई एक डिस्टेंस पे आके वो मोमेंटरीली क्षण पूर्तो वो स्टॉप हो जाएगा और वो बैकवर्ड आ जाएगा। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। इस वजह से इस प्रैक्टिकल को बोला जाता है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कि अल्फा पार्टिकल जो सीधा जा रहा था, उसने अल्फा पार्टिकल लिया था हीलियम का न्यूक्लियस, अगर सीधा न्यूक्लियस की ओर जाए तो न्यूक्लियस से इधर दो पॉसिबिलिटी, वो टकराएगा, टकराने के बाद में बाहर आ जाएगा। उसने क्या माना था? ये हाथी है और ये ससला है और दोनों के बीच का जो कोलिजन है वो इलास्टिक है। इलास्टिक कोलिजन में आपको पता है कि खड़ा हुआ हाथी, मोशन करता हुआ खरगोश जब टकराता है, जितनी स्पीड से हाथी से टकराए उतनी स्पीड से वो वापस आ गए। सही है। अब हुआ क्या? ये सब तो उन्होंने एज्यूम कर लिया, लेकिन उनके प्रेक्टिकल में उनको सक्सेस नहीं मिली। એ પોતાનું પ્રેક્ટિકલ જે કરતા હતા ને એના સાધન બેકાર હતા, એકદમ જૂના જમાનાના હતા। એટલે આના આજે 180 ડિગ્રીનું ઓબ્ઝર્વેશન જોઈતું હતું ને જયપાલ, એ મળતું નહોતું। એને કેવા ઓબ્ઝર્વેશન મળતા હતા? જે આલ્ફા પાર્ટિકલ આમ જાય ને બહુ નાનું 5 ડિગ્રી જેટલું ખાલી ડિફ્લેક્શન કરતા હતા, એના પાથમાંથી કેટલા ડેવિએટ થતા હતા? 2-5 डिग्री। लेकिन उसके जो चाहिए था ऑब्जर्वेशन का, कौन सा वाला? 180 वाला, तब जाके उसको प्रूफ मिलेगा ना कि सभी मास कहाँ पे ठहरा हुआ है? न्यूक्लियस पे। लेकिन उनको नहीं मिला यार। तो ऐसे ही उदासीन चेहरे के साथ एक दिन वो बैठे थे और गाइगर करके उसका फ्रेंड आया। फ्रेंड के चेहरे की जो मुस्कुराहट थी वो गायब थी। वैसे तो वो उसकी बहरी ही पहचान सकती थी, लेकिन गाइगर ने पहचान लिया कि मेरा फ्रेंड उदास है। उसने पूछा क्या है? रुदरफोर्ड तू बोल, तेरे लिए तो जान भी दे दूँ, ऐसा बोला था वो। बोला जान तो नहीं चाहिए तेरी यार, उसको लेके मैं क्या करूँगा? मेरे को ये एक्सपेरिमेंट करना है जिसमें 180 डिग्री वाला स्कैटरिंग एंगल मिले। तो बस इतनी सी बात है। चलो, मेरा असिस्टेंट मार्सडन है, 2-3 महीने से कुछ एक्सपेरिमेंट किया ना, ये मफत का पगार खा रहा है, तो उसको भी काम मिल जाएगा और उसको भी काम मिल जाएगा। एनो असिस्टेंट तो मार्सडन हाचू था, और तुम्हारा भी काम हो जाएगा। तो उसने, गाइगर ने मार्सडन को प्रेरणा दी कि भाई ऐसा ऐसा एक्सपेरिमेंट कर। और वो जो ऐतिहासिक एक्सपेरिमेंट, कौन सा वाला? गोल्ड फॉइल, सोनानी वरखवार, 2.1 × 10⁻⁷ मीटर इतनी साइज की फॉइल, और वहाँ से उन्होंने ये ऐतिहासिक रिजल्ट डिराइव किया। तो ये जो डिराइव किया रिजल्ट, उसमें क्या था? ये था हमारा बीच में न्यूक्लियस,
जहाँ पे रुथरफोर्ड ने क्या एज्यूम किया था, सभी मास वहाँ पे है। फिर उन्होंने ये पूरा एटम, ऐसे आप समझ सकते हो, ये पूरा एटम, मेजॉरिटी अल्फा पार्टिकल्स गेट्स लेस एंगल ऑफ स्कैटरिंग। उसका मतलब क्या था कि एटम ऑलमोस्ट हॉलो है, लेकिन मैं जब पढ़ता था 10,000 में से एक अल्फा पार्टिकल 180 डिग्री पे आता है, तो यानी कि ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की ओर जा रहा होगा। यहाँ पे एक वर्ड आता है इम्पैक्ट पैरामीटर, क्या मालूम है आपको? हाँ बोल बोल, वेरी गुड। वही इम्पैक्ट पैरामीटर है क्या यार? अब किसको इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हो? याद है मिस? नहीं याद है? निखालस होके बोले, ऐसा नहीं है। अनन्या ख्याल से इम्पैक्ट पैरामीटर जो मैं ये 3 अल्फा पार्टिकलना पाथ बताव्या, 1, 2 અને 3। पहलो अल्फा पार्टिकल है ने आ न्यूक्लियस थी दूरी बना के जा रहा है, तो उसका वेलोसिटी का वेक्टर, इसका वेलोसिटी का वेक्टर न्यूक्लियस के सेंटर से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है। आना वेलोसिटीना वेक्टरने लाइनने एक्सटेंड करवानी, पलक एक्सटेंड कर અને અહીંથી એનું પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ લે, તો મીન્સ આ B1 જે છે ને એને ઇમ્પેક્ટ પેરામીટર કહેવાય। अब जो दूर से जाएगा वो लेस कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स, જે દૂરથી જશે એ ઓછું कोलम्बीय अपाकर्षी बल अनुभवશે। क्यों? यहाँ पे भी +2E चार्ज है, यहाँ पे भी +2E चार्ज है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल कर, तो इसको लेस फोर्स एक्सपीरियंस होगा, तो उसका ये जो स्कैटरिंग एंगल है ना वो कम आएगा। लेकिन इसका वेलोसिटी वेक्टर की लाइन ऑफ एक्शन न्यूक्लियस से करीब है। ये क्या हो गया? इसके वेलोसिटी का वेक्टर न्यूक्लियस से करीब है, तो उसको ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कैसे रिपल्सिव फोर्स? के 2E ZE अपॉन R²। इसका चार्ज ZE ले लो, ज़्यादा फोर्स लगने की वजह से उसका स्कैटरिंग ज़्यादा आएगा। ये बी को क्या बोला जाता है लक्ष्य? इम्पैक्ट पैरामीटर। तो मैं क्या बोलता हूँ? एज बी इंक्रीजेस थीटा डिक्रीजेस, और अगर बी 0 हो गए, यानी कि ये तो टकराने गया, ये खरगोश बन गया, हाथी के साथ टकराने गया, क्या होगा हालत उसका? बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा, 5.5। शायद ये न्यूक्लियस की सबसे उसकी सतह तक यानी सपाटी સુધી पहुंची जाए, बट बाद में तो वापस आना ही पड़ेगा, या फिर बीच में से ही उसकी एनर्जी खत्म हो जाए, यहाँ से भी रिटर्न हो सकता है। ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। वो भी मैंने पढ़ाया था, वो 2nd चैप्टर में रिवीजन के टाइम ये वाला फॉर्मूला मैं समझाऊंगा। ये चार्ट पता है आपको? स्टेशनरी था, फिर ऐसे फ्री था, दोनों टाइम मैंने आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कैसे फाइंड किया जाता है वो समझाया था, याद है मिस? कौन से टाइम कौन सा कंजर्वेशन होता है? अगर दोनों फ्री है, ये भी फ्री वो भी फ्री, वो आ रहा है इनफाइनाइट से, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, एनर्जी कंजर्व होती है। लेकिन वो फिक्स्ड होए
तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा. क्या होगा कंजर्व? एनर्जी. एनर्जी तो कंजर्व होगी, ऐसा मैंने बोला था, याद है? वो फिर से वो रिवीजन के टाइम वो सब भी कंसेप्ट बारीकी से मैं आपको समझा दूंगा. હા, આવા બધા ક્વેશ્ચન આવે તો એ જોઈ લેવો. એ બધા થિયરીમાં ન હોય, એ બધી એપ્લિકેશનમાં. અને એપ્લિકેશન ક્યારે આવડે? બધું આમ ખ્યાલ હોય તો, કે આવું જોયા પછી ખબર પડે કે એ દાખલો પણ એની સાથે मैच થાય. चलो, मैंने क्या लिखा है? रुथरफोर्ड डिड नॉट गेट दिस स्कैटरिंग एंगल. उसको नहीं मिला था. बाबा आदम के ज़माने का वो साधन यूज़ कर रहा था. चलो, हो गया. इम्पैक्ट पैरामीटर 0 तो स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री. अब एक MCQ है, एक ही MCQ है. B इज इक्वल टू 2KZ E स्क्वायर cot थीटा बाई 2 अपॉन MV0 स्क्वायर. एक ये MCQ पूछा गया है कि इम्पैक्ट पैरामीटर इतना है तब स्कैटरिंग एंगल इतना है, तो इतने पे कितना आएगा. और ये पूरा याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं. B इज़ प्रोपोर्शनल टू कॉट थीटा बाई 2 याद रख लो. ये मैं JW वालों को बरसों से मैं याद करवाता रहता हूँ. मेरे को भी याद नहीं होता है, मैं हर बार गूगल करके ये देख लेता हूँ, उनके सामने ये देख लेता हूँ. हाँ, ये पक्का याद रहता है कि B इज़ प्रोपोर्शनल टू कॉट. ये इसमें ये K भूल जाता हूँ, बाकी का सब याद रहता है. 2KZ, K यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन Z E स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 MV0 स्क्वायर. अब थीटा पता है ना ये, और B ये चेक कर लो. थीटा 0 लिखवा तो कॉस 0 क्या आएगा? सॉरी, कॉट 0 क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा? नहीं, इनफाइनाइट आएगा. ये गलत तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, B0 यार माफ़ करना, B0 तो कॉट थीटा बाई 2 0, तो थीटा बाई 2 90 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. सही है? B0 कॉट थीटा बाई 2 0. कॉट थीटा बाई 2 कब 0 होता है? 90 डिग्री. थीटा बाई 2 90 डिग्री, तो थीटा कितना? 180 डिग्री. हाँ, सिर्फ यही याद रखना है अगर पूछा जाए तो. मैंने क्यों लिखा? आप मेरे को डाउट दोगे, डाउट में ये होगा ही होगा, लिख लिया. चलो, रुथरफोर्ड का प्लेनेटरी मॉडल हुआ फेल. दादा गुरु फेल हुए, गुरु भी फेल हुए. अब शिष्य बाकी था बोर. बोर किसका शिष्य था? रुथरफोर्ड का. उसके दादा गुरु यानी अगली पीढ़ी वाले कौन थे? रुथ थॉमसन. दादा गुरु फेल हुए, जस गुरु भी फेल हुए. कौन? रुथरफोर्ड. तो उनको बढ़तरा हुई, किसको? बोर को, कि यार गलत हुआ हमारे गुरुजी के साथ. तो उन्होंने क्या, उस टाइम ड्यूअल नेचर काफ़ी चमकता रहता था. कौन? ड्यूअल नेचर. डी ब्रोगली अभी अभी पास हुआ था 1927 में. उसकी जो हाइपोथेसिस कल्पना थी वो अभी. तो उसने सोचा चलो क्यों ना मैं भी थोड़ा पार्टियाँ फिट करूँ. उन्होंने क्या बोला कि मेरे गुरुदेव सच्चे ही थे, लेकिन उन्होंने क्वांटम जो कंसेप्ट है ना वो यहाँ पे लगाए नहीं. गुरुदेव ने बोला कि इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो घूम रहा है, अब आप मत दूसरे को घुमाना, तो इलेक्ट्रॉन तो घूमेगा ही घूमेगा. लेकिन यहाँ पे बात ये है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन वेव बन के घूमेगा. क्या बन के घूमेगा? लोगों ने पूछा कौन सा वेव, तो बोलेगा स्टेशनरी वेव. कौन सा वाला वेव? स्टेशनरी, સ્થિત તરંગ. ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા એમ કે સ્થિત તરંગની જેમ ફરે છે. કેમ સ્થિત तरंग? तो स्टेशनरी वेव में एनर्जी आदान प्रदान नहीं होती, ठहरी हुई होती है. हर एक पार्टिकल के पास ठहरी हुई होती है. वो जो एंटीनोड होता है, प्रस्पन बिंदु, वहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा ठहरती है.
जो नोड्स होते हैं, निष्पन्न बिंदु, भिखारी होते हैं, एनर्जी होती ही नहीं। एक सिंगल वेव ऐसे जाएगा ना तो एनर्जी पॉइंट ऐसे ट्रांसफ़र होते जाएगी। लेकिन स्टेशनरी वेव होंगे तो वहाँ पे एनर्जी ठहर गई होगी मीडियम के पार्टिकल में। उन्होंने क्या बोला कि मेरे गुरुदेव सच्चे थे और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्टेशनरी वेव की तरह पूरे ऑर्बिट में फैला हुआ है। सपोज कर लो कि ये ऑर्बिट की रेडियस RN है और इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता हुआ वेव ऐसा होना चाहिए। ऐसा यानी 1, 2, 3, 4 और 5 परफेक्ट वेव होगा तब ही जाके यहाँ पे इनिशियल जो वैल्यू था वो वापस आ जाएगा और ऐसे लूप्स बनेंगे। अरे यार, तो सपोज कर लो ये nth ऑर्बिट है, कितने वेव्स यहाँ पे है? nth रेडियस वाली RN रेडियस वाली ऑर्बिट में ऐसे n वेव्स है। एक वेव की लेंथ कितनी? लैम्बडा। ये कितने वेव्स है? n, तो n लैम्बडा। अभी जो मैंने फिगर दिखाई है वो कौन सा क्वांटम नंबर वाली ऑर्बिट है? 5 परफेक्ट वेव दिखाया हुआ। ये 5th क्वांटम नंबर वाली हमारी ऑर्बिट है। तो 2πr that is equal to n लैम्बडा। 2πrn लैम्बडा यानी h/p। अरे यार, p इंटू RN, तो p यानी क्या? MVR એટલે કે L, अरे यार एंगुलर मोमेंटम, तो ln इज इक्वल टू NH/2π। इसे बोला जाता है डी ब्रोगली पोस्ट्यूलेट्स। पोस्ट्यूलेट्स मतलब पोतु लेने जाए थे नहीं, पोस्ट्यूलेट मतलब विशेष तर्क। उन्होंने विशेष तर्क डाला कि देखो आप लोगों में बुद्धि नहीं है, मेरे गुरुदेव सही थे, वो कहना भूल गए थे कि इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ वेव। अब ऐसा किया फिर तो आपको पूरा थियरी मालूम ही है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट थियरी में था कुछ नहीं, ये हमारे बीच में था कौन? न्यूक्लियस। ये कौन था? इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजेनिक एटम की बात कर रहा हूँ। हाइड्रोजेनिक में कौन कौन आता है? He+Li+2। એ કે તો Mg+11 કરી નાખ્યું બિચારા। Mg આટલો બધું લૂંટી કાઢ્યો છે અમારા મોડ્યુલમાં છે 20 Mg+11। ત્યાં સુધી પેલા જોયા જ કર્યું કે મારા ઇલેક્ટ્રોન લૂંટી ગયા લોકો। એક લૂંટે, બે લૂંટે, +11 હાઇડ્રોજેનિક। શું કહેવું છે તીર્થ? तो ZeE कौन सा फॉर्मूला है क्या लक्ष्य? તમને થયેલું Mg+11 વખત આવું કંઈક મનમાં થયેલું ખરું? બસ કંઈ નહીં, મન જ નહીં આવું કંઈ। હું તો આને જોઈને દયા કરું, આને ખરેખર ઈશ્વરની કરુણા નીકળે એમ દિલમાંથી। તને કોણ લૂંટી ગયું આટલે +11 સુધી? 2 એટલે 12 ને, એટલે 2 પછી કેટલા? 8 ને 2। પહેલાં તો બેલેન્સ તો જાય, વાંધો નહીં, ચાલે એ તો જાય। બસ ટેબલ જે હતી તેને ઉડાડી નાખી અને પાછો 1 લઈ ગઈ। ચાલો, તો અમીરસને કેટલી વખત મૂકું ભાઈ આને ઉડાવે અને કોઈ જોઈને હશે તો કાલે કોઈને પૂછું કે Mg+11 ક્યારે બને એમ केमिस्ट्री वाला। चलो, क्या होता है इसमें? जो बोर ने किसको घुमाया पता है? बोर ने किसको घुमाया? इलेक्ट्रॉन को कि हम सबको घुमाया। दिखाता हूँ, देखो। अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कौन घुमा रहा है? सेंट्रीपेटल फोर्स mv² r
1/4πε0 ZE इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर। अगर हाइड्रोजन एटम होगा तो Z1 आएगा। यहाँ से मिस अनन्या आप ऐसा लिख सकते हो, चलो इसको 1 नंबर देते हैं। हाँ, फिर उन्होंने क्या बोला, यहाँ से आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो ऐसे, Z²/r। सही है मिस। फिर पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे लिख सकते हो, 1/4πε0 ZE माइनस ई, याद है ना, अपॉन आर। चलो ये भी आप लिख सकते हो। फिर उन्होंने क्या किया, MVR दैट इज इक्वल टू NH अपॉन। हाँ, अब ये इक्वेशन यूज़ करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या मानना पड़ेगा, पार्टिकल। ये ये इक्वेशन यूज़ करने के लिए इलेक्ट्रॉन को क्या मानना पड़ेगा, पार्टिकल। और ये इक्वेशन डिराइव करने के लिए L इज इक्वल टू NH अपॉन 2π, इलेक्ट्रॉन को वेव। अब वेव नेचर क्या बोलता है पता है, एक घटना आपने जो स्वरूप से समझने की कोशिश शुरू की, पूरी घटना में वो पार्टिकल यानी कि वो जो है स्वरूप, वो चेंज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे घुमाने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स और स्टेबल रखने के लिए वेव नेचर, घूमते समय पार्टिकल नेचर और स्टेबल रखने के लिए वेव नेचर। तो वो ने किसको घुमाया, इलेक्ट्रॉन को या फिर हम सबको, हम सबको घुमाए। हाँ, खबर पड़े, ये कजोड़ा दंपत्ति जैसा लगता है। वो कजोड़ा दंपत्ति यानी क्या, बीवी की हाइट परफेक्ट, हस्बैंड की हाइट इतनी, तो इसे हस्बैंड माने, हबी माने कि बेबी माने, क्या वो मेरा हबी है क्या बेबी है, कुछ पता नहीं चलेगा, बेबी हबी। तो शब्द हारा सेट है, बेबी हबी। चलो तो પહેલાં હું હતું, આ બુકમાં લખેલું હતું, કજોડા દંપત્તિ જેવું છે મિસ, મારી પાસે બુકમાં છે ગુજરાતીમાં, આની અંદર જ છે ટેબ્લેટ, કે પ્રચલિત ભૌતિક વિજ્ઞાન સાથે ક્વોન્ટમ સિદ્ધાંતોનું જોડાણ કજોડા દંપત્તિ જેવું છે, આવું લખેલું છે પેટ્ટું વાક્ય, કારણ કે મસ્ત ગોખેલું મેં। MVR NH upon 2π। ચલો આના પરથી તો બધું ખબર પડી જાય, પછી તો તમારે ડિરાઈવ કરવાનું હતું। શું કરવાનું હતું લક્ષ્ય ખબર, વીની વેલ્યુ આમાં મૂકી દેવા, એટલે તને nth ઓર્બિટમાં રેડિયસ મળે। ચાલો ભાઈ આ મોડે કરજો, હા, મેં તમારા વતી લખી જ કર્યું છે, n²h²ε0 अपॉन πm ZE²। Rn इज प्रोपोर्शनल टू n²/z हाइड्रोजेनिक के लिए, लेकिन H एटम आएगा तो Z ऑब्वियसली 1 हो जाएगा। अच्छा, अब बोर रेडियस यानी फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस, और उसका वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम या 5.29 भी लिखते हैं वो लोग। अब यहीं बोर रेडियस यानी क्या आएगा, N1 होगा ना, तो यहाँ पे भी आप N1 लिख के ऐसा, सॉरी N को हटा दो तो बाकी का जो भी आएगा ना Z के सिवाय वो 0.53 आएगा। ऐसा आपको आना चाहिए। एनर्जी इन nth ऑर्बिट तो -z²m⁴/8ε0²h²n²। तो मालूम है इक्वेशन, नहीं मालूम है तो लिख के रखना। તમને ડાયરેક્ટ પૂછાયા છે ઇક્વેશન નીટવાળા, પણ ત્યાં ડિરાઈવ કરવાનો ટાઈમ નહીં। મેં કાલે પેલી બાને પૂછ્યું, બાકી કે સર ડિરાઈવ કરી નાખી, 2 મિનિટ લાગે। 2 મિનિટ લાગે, 2 મિનિટ લાગે। 1 મિનિટનું इक्वेशन હોય नीट में, वो 2 मिनट में अगर पेपर छूटने का अगर ऐसा लगता है ना तो वो 2 मिनट, हाँ, गलत आंसर लाए। आनो सिंप्लीफिकेशन विचित्र है। -z²m⁴/8ε0²h²n²। मोड़े कर नाखवा, केमिस्ट्री में आवे छे ने। चलो Z²/n²। आ जे बधा वैल्यू है ने लक्ष्य, आ बधा वैल्यू n सिवायना
z² इंटू 21.76 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखोगे तो -z² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ मिलेगा n² वाला। तो हम मोड़े ही कर नाखजो भाई। दूसरा आपको पता ही है, En इज इक्वल टू -k, है ना। जो nth ऑर्बिट में काइनेटिक एनर्जी होती है ना, उसका नेगेटिव ही टोटल एनर्जी होती है। ऐसा सैटेलाइट में भी होता है। और टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। चलो, स्पीड इन nth ऑर्बिट ये भी मालूम होगा आपको। Vn इज इक्वल टू E²Z अपॉन 2ε0 NH। अगर भूल जाए तो कैसे करोगे? mvr NH अपॉन 2π, r की वैल्यू यहाँ पे लिख लो आप, n² h² ε0 अपॉन πm z², तो आपको ये मिल जाएगा। सही है। तो Vn इज प्रोपोर्शनल टू z/m। तो जैसे क्वांटम नंबर कम होगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी। चलो, फिर इसमें भी मैंने पूछा था, ये भी आपको याद होगा। पहली ऑर्बिट में स्पीड 2.26 इंटू 10⁻⁶ है। केमिस्ट्री में रट्टा मारा है कि फिजिक्स में? केमिस्ट्री में, इस वजह से। बाकी फिजिक्स वाला पोताना आवड़તું તમને પણ હું યાદ રાખો। ફ્રીક્વન્સી એન્ડ પીરિયોડિક ટાઈમ ω_n z²/n³ और Fn z²/n³, Tn n³/z²। फ्रीक्वन्सी तो ये आ तो બધું अब खाली z આવશે, આ z वाला पर टर्म याद रखो, है ना। फिर ये T² इज प्रोपोर्शनल टू R³। केपलर्स लॉ आता था, पता है, ग्रेविटेशन में। तो T² इज प्रोपोर्शनल टू R³। चलो, ये एंगुलर मोमेंटम L इज प्रोपोर्शनल टू n, L इज प्रोपोर्शनल टू √r, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ये आप पूछा गया था बोर्ड में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वो मैंने पढ़ाया, वो लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुन, सभी केमिस्ट्री में आया है ना ये सब। हाइड्रोजेनिक स्पेक्ट्रम क्या आएगा यहाँ पे? z²r। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में આવે છે, ફિઝિક્સમાં પણ આવે છે z² વાળું। અને રીડબર્ગ કોન્સ્ટન્ટ મોડે કરેલો છે તમે, m⁴/8 ε0² CH3। सही है। अब लास्ट इसमें थियरी कौन सी है? बोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। बोर्ड ने क्या बोला पता है? कि अगर ये हमारा न्यूक्लियस और बड़े से क्वांटम नंबर वाली ऑर्बिट में, बड़े से क्वांटम नंबर वाली ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? mvr nh अपॉन 2π, v इज इक्वल टू r ओमेगा nh अपॉन 2π, m ओमेगा r² यानी योग, हाइड्रोजन ही हमें लेना है, r यानी n² h² ε0 πm e² स्क्वायर nh अपॉन 2π, ओमेगा 2πf। बेटा तो यहाँ से तो फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन बनाएगा ना, m⁴/8 ε0² h³ n³, ऐसा मिलेगा। सही है। अब उन्होंने क्या बोला? अगर क्वांटम नंबर n काफ़ी बड़ा है तो हमारा इलेक्ट्रॉन जब n ऑर्बिट में से n-1 क्वांटम नंबर वाली ऑर्बिट में अगर ट्रांजिस्ट होगा यानी संक्रांति करेगा, तो इसमें से आते हुए वेव की, फोटोन की फ्रीक्वेंसी भी यही होगी। जो उसकी घूमने की फ्रीक्वेंसी है, जो इसकी घूमने की फ्रीक्वेंसी है ना, वही एमिशन की भी होगी। कब? जब n
काफ़ी बड़ा होगा, n काफ़ी बड़ा होगा, तब nth ऑर्बिट में घूमने की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू उसके तुरंत ही नीचे वाली ऑर्बिट में जो ट्रांजिशन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगी। उसे हम वो क्या बोलते हैं, बोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल। ये एक ऐसा ही पूछा जाता है, वो क्या सेंटेंस में कितनी होगी उतनी ही, ज़्यादा कम, आमाथी एक पण नहीं आव, तो क्या आएगी उतनी ही। क्या पूछेंगे क्वेश्चन, विथ हायर क्वांटम नंबर बराबर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन सक्सेसिव ट्रांजिशन इज, सक्सेसिव ट्रांजिशन मतलब કે ત્યાંથી તરત નીચેનું ટ્રાન્ઝિશન, તરત જ નીચલી સંક્રાંતિની આવૃત્તિ કેવી હશે, તો सेम। आंसर શું આવે, सेम। चलो, तो इतनी सी थियरी थी। अब इसके एमसीक्यू में है ना, वो अगले लेक्चर में, वो थर्सडे को वो पढ़ के आना, क्या मिस, न्यूक्लियस। फिर संडे को हम पढ़ने वाले हैं वो वाला, रात को 12 बजे तक बैठा हूँगा मैं उस दिन, ફ્લુઇડની અંદર ફરી પાછો ગયો, જે હું ભણાવીશ ને એના જેવા જ એમસીક્યુ આપેલા હશે નીટમાં। આ પેલું કાલે પૂરું થાય ને ગુરુવારે, હું કાલે જ મોકલી આપું છું, અને મારે ખાલી એના જ બાકી રહ્યા છે, કોના, ન્યુક્લિયસના સારા શોધવાના। તમારે આટલું, એ બધા કેવા છે, રેન્ડમલી રાખેલા છે, એટલે તમને છે ને મજા આવે કે ભાઈ કોઈક ફોટો ઇલેક્ટ્રિક આવી ગયું, પછી પાછું એટમ આવી ગયું, એવી રીતે બધા આપ્યા છે મોશનમાં। તો એટલા જરા જોઈ લેવાના। અને આઉટ ટુ વીક જે છે તેમાં ફ્લુઇડ અને ગ્રેવિટેશન અને થર્મો ફરી પાછું રવિવારે આપણે રાખશું, એટલે એ રવિવારે બધું પૂરું થાય। અને પછી શું આવશે, જે આપણું રિવિઝનવાળું, હા હમણાં આજે જ મોકલી આપું છું। હું આ લોકોને જાય ને એટલે ખાલી પેલા જ બાકી રહ્યા છે ન્યુક્લિયસ વાળા, એમાં હું ચાલો કે મને મોકલ્યા મોડા